हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज AIB 15 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छतपूर्त अनुबंध निम्नलिखित में किसके तहत परिभाषित किया गया है? चार ऑप्शन है। ए है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124, बी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 67, सी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 127, डी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीक बनाम गुरनी किस संदर्भ में संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? चार ऑप्शन है। ए है जबरदस्ती, बी है धोखाधड़ी, सी है तथ्य की गलती, डी है कानून की गलती। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, धोखाधड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया? चार ऑप्शन है। ए है नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018, बी ऑप्शन है सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज संस्था 2010, सी ऑप्शन है नाज संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2009, डी ऑप्शन है अरोड़ा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये ऑप्शन सही होगा, नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो। ये ऑप्शन है भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, बी ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहाँ भी हो, सी ऑप्शन है भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? चार ऑप्शन है। ए है कृषि या बागवानी का तरीका, बी ऑप्शन है सूचना की प्रस्तुत, सी ऑप्शन है एकीकृत प्रति की स्थलाकृत, डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया? ए ऑप्शन है GATT, बी ऑप्शन है BIRPI, सी है TPRM, डी है PTC। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से है, जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है। चार ऑप्शन हैं। ये है सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी, बी ऑप्शन है सरकार के ऐसे आदेशों को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, सी ऑप्शन है सरकार के उन आदेशों को दरकिनार करना जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, डी ऑप्शन है सरकार के उन आदेशों को दरकिनार करना जिसके अंतर्गत लद्दाख को अलग किया गया है। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केस के संदर्भ में
सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19 क्लॉज एक सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के अंतर्गत खारिज किया या ख़त्म किया गया। 4 ऑप्शन है। ए है जस्टिस KS पुतास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन है खड़क सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन है गोविंदा बनाम राज्य मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो कि ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या के संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। 4 ऑप्शन है। ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 9। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन 5। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है? ए ऑप्शन है ओलियम गैस का रिसाव, बी है गंगा जल की सफाई, सी है बाल श्रम, डी है बधवा मजदूर। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ओलियम गैस का रिसाव। ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AK कृपाक बनाम भारत संघ संबंधित है। 4 ऑप्शन है। ए है पूर्वग्रह की संभावना, बी है प्रत्यायोजित विधान, सी है प्रशासनिक विवेक, डी है नोटिस। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? पूर्वाग्रह की संभावना। ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है? ए ऑप्शन है अधिकातीत का सिद्धांत, बी है मालाफाइड्स, सी है न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण, डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 6, बी है धारा 10, सी है धारा 11, डी है धारा 23। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, धारा 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अमान्य विवाह, बी है अमान्य विवाह बहुत सारे, सी है हिंदू विवाह के समारोह, डी है हिंदू विवाह की शर्तें। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, हिंदू विवाह की शर्तें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह ए है मान्य होगा, बी है अमान्य होगा, सी है व्यर्थ होगा, डी है सिर्फ उत्तर भारत में मान्य होगा। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी है, व्यर्थ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत निपटा है। ए है 9, बी ऑप्शन है 10, सी है 11, डी है 12। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 11। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CPC की धारा 14 के तहत निपटा है। चारों ए ऑप्शन है अधिकरणों के निर्णयों के रूप में अनुमान, बी है विदेशी निर्णयों के रूप में, सी है निचली अदालत के निर्णय के रूप में अनुमान, डी है उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में अनुमान। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा?
बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। ए है केवल दिल्ली में, बी है केवल कोलकाता में, सी है दिल्ली और कोलकाता दोनों जगहों पर, और डी है या तो दिल्ली या तो कोलकाता में। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, या तो दिल्ली या तो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्त और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन है। ए है धारा 162, बी है धारा 164, सी है धारा 163 ए, डी है धारा 165। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? 164। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत किया जा सकता है। चार ऑप्शन है। ए है 83, बी है 82, सी है 85 और डी है 86। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 83। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। ए ऑप्शन है 201, बी ऑप्शन है 204, सी है 205, डी है 200। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? 205, सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 265 ए से लेकर 265 एल दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21 ए का संबंध किस धारणा से है? चार ऑप्शन है। ए है गैर कानूनी तरीके से जमा होना, बी है बिना वारंट के गिरफ्तारी, सी है खोज और बरामदगी, डी है दलील और सौदेबाजी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी, दलील और सौदेबाजी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? ए है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 109, बी है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110, सी है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 111, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुभाग 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए है कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना, बी है संपत्ति को जब्त करने की सूचना, सी है जब्त या जब्त की गई संपत्ति का प्रबंधन, डी है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्त को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है? ए ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 178, बी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 469, सी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 478, डी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिक्री धारक का अर्थ है। ए है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है, निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है, बी है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है, सी है कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है,
डी ऑप्शन है कोई भी निगम जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया हो। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। ए है भारतीय दंड संहिता की धारा 326B। बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 120B। सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 509। डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 295B। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया। ए है हत्या का अपराध माना जाएगा। बी है गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा। सी है अपराध नहीं माना जाएगा। डी है गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है। ए ने अपराध के तहत अपराध किया है। ए ऑप्शन है आईपीसी की धारा 256 के अंतर्गत। बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 192 के अंतर्गत। सी है आईपीसी की धारा 195A के अंतर्गत। डी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, आईपीसी की धारा 192 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ये है उबेरमा फाइड कॉन्ट्रैक्ट। बी है इम्प्लाइड एजेंसी। सी है क्वांटम मेरिट। डी है डी नोवा कॉन्ट्रैक्ट। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, क्वांटम मेरिट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझौता क्या है? ए ऑप्शन है एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। बी है कानून द्वारा लागू करने योग्य। सी है लागू करने योग्य अनुबंध। डी है कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। यह भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ। बी है पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें। सी है चीज़ें जो अस्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज़ से जुड़ी हैं जो कि पृथ्वी से जुड़ी हैं। डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है। ए है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 32। बी ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30। सी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। डी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। XYZ
संयुक्त रूप से 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, बाद में एक्स वाई अप्राप्य हो जाते हैं। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? ए ऑप्शन है धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। बी ऑप्शन है धारा 49 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। सी है ऐसा नहीं कर सकता है, एक्स वाई के मिलने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। डी है जेड को केवल 1/3 के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्तियों के निर्देशों के अनुसार लौटाया निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। ए है एजेंसी, बी है जमानत, सी है गारंटी, डी है आकस्मिकता। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जमानत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। विशिष्ट सहायता अमेंडमेंट अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। यह है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। बी है विशेष न्यायालयों की स्थापना। सी है मामले का शीघ्र निपटान। डी है अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? यह है क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक। बी है निहारेंद्र दत्त मजूमदार बनाम एम्परर। सी है केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है? ए है धारा 295, बी है धारा 295A, सी है धारा 265A, डी है धारा 276। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सज़ा को पारित कर सकती है सिवाय ए ऑप्शन है मौत की सज़ा, बी है आजीवन कारावास, सी है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? ए ऑप्शन है धारा 21A, बी है धारा 15, सी है धारा 21B, डी है धारा 83। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 आदेश 21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। 4 ऑप्शन है। ये है IT ऑर्डर, बी है गर्निसी आदेश, सी है डिग्री होल्डर का आदेश, डी है बैंक का आदेश। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, गर्निसी आदेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35 की धारा 88 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है अंतर्वादीय मुकदमा, बी है अंतर्वादीय आदेश, सी है पुनर्स्थापन आदेश, डी है अनुलग्नक आदेश। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था? ये है 1988, बी है 1998, सी है 1999, डी है 1997। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, 1988। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? ए है उस तारीख से 3 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, बी है उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, सी है उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, डी है उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सेलेक्ट करें। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़ताल की मात्र अवैधता दर असल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। ए है चंद्रमलाई स्टेट बनाम उसके कार्यकर्ता, बी ऑप्शन है एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड उसमें काम करने वाले, सी ऑप्शन है गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा, डी है रेलवे कंपनी लिमिटेड के भारतीय जनरल नेविगेशन बनाम उसके काम करने वाले लोग। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवादों को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। ए है बर्खास्तगी निर्वहन और छटनी, बी है बर्खास्तगी रिहाई छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्त, सी है साधारण रूप से छुट्टी करना, डी है विशेष रूप से बर्खास्तगी करना और छटनी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैवकृत का मतलब है? ए है भगवान द्वारा किया गया कार्य, बी है मनुष्य द्वारा किया गया कार्य, सी है अन्य पक्ष द्वारा किया गया कार्य, डी है अभियोगी द्वारा किया गया कार्य। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, भगवान द्वारा किया गया कार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोर्स के कानून में राज्य के अधिनियम में विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है? यह है किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बी है किसी देश की न्यायपालिका का एक कार्य जिसे न्यायालय निगम न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सी है किसी देश की संप्रभु सत्ता की एक अधिनियम जिसे नगर पालिका न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉर्स में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनाते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। ए है उकसाने वाला, बी है जॉइंट टॉर्स फीजर, सी है टॉर्ट होल्डर, डी है टॉर्ट होल्डर इन कॉमन।
तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के तहत आती है? चार ऑप्शन है। ए है धारा 12, बी है धारा 6, सी ऑप्शन है धारा 13, डी ऑप्शन है धारा 5। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? ए है दस्तावेजी साक्ष्य, बी है मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण, सी है स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ, डी है अपराध का प्रमाण। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? ए है हत्या करने के इरादे या नियत का अनुमान, बी है किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान, सी है एक लड़की के अपहरण की धमकी देने का अनुमान, डी है एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। ए है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, बी ऑप्शन है कॉमन लॉ कॉज बनाम भारत संघ 2018, सी है जियान कौर बनाम पंजाब राज 1996, डी ऑप्शन है चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 110 इससे बारे में संबंधित है, इसके बारे में संबंधित है। चार ऑप्शन है। सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षों और उपकरणों का सिद्धांत, बी है सिविल सेवकों के संबंध में वैध उपेक्षा का सिद्धांत, सी है सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, डी है सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बी है अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 13, डी है अनुच्छेद 14। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में कौन से शब्द आते हैं? ए है स्थिति और अवसर की, बी है विचारधारा अभिव्यक्ति धरना आस्था और पूजा की, सी है अभिव्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना, डी है न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवल उन प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि वर्ष तक है। ए है 7 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 11 वर्ष, डी है 14 वर्ष। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? 7 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीआरपीसी की धारा 195 को
अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190 क्लोज 1 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? 4 ऑप्शन हैं। नालनी बनाम तमिलनाडु राज, बी है राज सिंह बनाम राज 198, सी ऑप्शन है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज, डी ऑप्शन है राज हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल यह है कि ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? ए, वह तथ्य जहां ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। बी है, डी ने सी की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा कि मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपये बकाया है। सी है, बिना कोई जवाब दिए चला गया। डी है, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे वह कबूलनामे के प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्यों से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। ए है साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, बी है साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, सी है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, डी है साक्ष्य अधिनियम की धारा 29। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विमान या कला के बिंदु पर या हस्तलिप या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है, तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान, कला, लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। या तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा अंतर्गत है। 4 ऑप्शन है। ए धारा 42, बी है धारा 45, सी है धारा 50, डी है धारा 55। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, धारा 45। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को यह ज़मीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में ज़मीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचते समय वो ज़मीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू है? 4 ऑप्शन है। धारा 92, बी ऑप्शन है धारा 124, सी है धारा 115, डी है धारा 101। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, धारा 115। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। ए ऑप्शन है मध्यस्थता अधिनियम 1940, बी ऑप्शन है मध्यस्थता अधिनियम 1937, सी है विदेशी पुरस्कार मान्यता और परिवर्तन अधिनियम 1961, डी है उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 323 बी ऑप्शन है अनुच्छेद 323A, सी है अनुच्छेद 233, डी है अनुच्छेद 223। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करता है? 4 ऑप्शन है। ए है अधिवक्ता अधिनियम की 1961 की धारा 3, बी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, सी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17, डी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो ये है बार काउंसिल के सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, बी ऑप्शन अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, सी ऑप्शन भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया जो कि भारत है एक, ए ऑप्शन है संघीय राष्ट्र है, बी है क्वासी संघीय राष्ट्र है, सी है राज्यों का संघ है, डी है एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने यह फैसला किया। ये है उद्योगजनक उन सभी को क्षतिपूर्ति के करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और इस तरह की देनदारी से ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो कि प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। बी है खतरनाक जानवर का मालिक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो इस खतरनाक जानवर के छूटने से दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और इस तरह के देनदारी जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है। सी है उपरोक्त उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव के दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और इस तरह के देनदारी उन सभी अपवादों के अधीन जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्ध का संचालन करती है। डी है एक कंपनी या निगम राष्ट्र नहीं है और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जहरीली गैस के रिसाव के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। ए ऑप्शन है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हों या हो सकते हों। बी है इस तरह के मिलावट संकेंद्रण
में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। सी है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। डी है किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण सॉरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता? ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बी है शेडेड टाइम्स एंड अंडर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट की मान्यता अधिनियम 2006। सी है सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। डी है दोनों ए और बी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपभोक्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और सभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। ए है इंटरनेट धोखाधड़ी। बी है संदेश भेजकर धोखाधड़ी। सी है धोखा या ठगना। डी है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजकर धोखाधड़ी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी धोखा या ठगना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीसी की धारा 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र के नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता है? चार ऑप्शन है। ए है 14 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 21 वर्ष। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन 7 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबी डडली और स्टीफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? ए है अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। बी ऑप्शन है ज़रूरत पड़ने पर हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में निवेदन किया जा सकता है। अपने स्वयं को बचाने के लिए एक निर्दोष की जीवन को खत्म करना जरूरी हो सकता है। सी ऑप्शन है बिना दया के किसी की हत्या करना बचाव नहीं है और ना जरूरी है और अपने बचाव के लिए इसकी दलील नहीं दी जा सकती है। डी है उपरोक्त कोई भी नहीं। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनहित याचिका की उपयोगिता है। ए है उदारीकृत लोकस स्टडी। बी है गैर प्रतिकूल कार्रवाई। सी है प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना। डी है उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याचिकाकर्ता राजनीतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने अपने बिहार राज्य द्वारा विधायिका के स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है या मामला संबंधित है। ये है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989। बी ऑप्शन है DC वधवा बनाम बिहार राज्य AIR 1987। सी ऑप्शन है नीरजा चौधरी बनाम राज्य मध्य प्रदेश AIR 1984। डी है चमेली सिंह बनाम यूपी राज्य AIR 1996। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह से उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है, और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग को निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा? 4 ऑप्शन हैं। ए है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, बी है अशोक कुमार पांडे बनाम WBK राज, सी है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, डी है जनता दल बनाम HS चौधरी। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सी ऑप्शन सही होगा, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झूठे या घिनौने दावों व बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। ए ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33, बी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35A, सी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30, डी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? ए है O5R19A, बी है O5R19, सी है O5R20, डी है O5R21। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम के किस धारा के तहत है? ए ऑप्शन है धारा 7, बी है धारा 8, सी ऑप्शन है धारा 9, डी ऑप्शन है धारा 6। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? धारा 7, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायमूर्ति एबार्ट पैरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? ये है ईमानदारी, साहस, व्यावसायिकता, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येता वृत्त। बी ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येता वृत्त। सी ऑप्शन है प्रभाव, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येता वृत्त। डी ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, उद्योग, गंभीरता, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येता वृत्त। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है। ए है 3, बी ऑप्शन है 10, सी है 12, डी है 5। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन 3।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? ए है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो कंपनी का एक सहायक कंपनी है जिसमें ऐसा प्रभाव होता है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल होती है। बी ऑप्शन है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम शामिल है। सी ऑप्शन है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल नहीं है। डी ऑप्शन है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का पूर्ण शेयर है और इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? ए ऑप्शन है जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। बी ऑप्शन है MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र। सी ऑप्शन है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। डी ऑप्शन है गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। ये है वर्कर्स बनाम ग्रीव्स कार्टन एंड कंपनी लिमिटेड योम अन्न। बी है जॉन जोसेफ खोखर बनाम भाणगे BS योम अन्न। सी है सुंदरम बलाल बनाम गोवा सरकार। डी है दिनेश शर्मा योम अन्न बनाम बिहार राज्य। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारखाना अधिनियम के अनुसार ए ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। सी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। डी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि ये है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी का शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया। बी है जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता। सी है जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GST में संबंधित प्रविष्ट संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। यह संविधान 101वां अधिनियम 2016। बी ऑप्शन है संविधान 102वां अधिनियम 2016। सी ऑप्शन है संविधान 84वां अधिनियम 2016। डी ऑप्शन है संविधान 17वां अधिनियम 2016। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा?
ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है? ए है सिविल प्रक्रिया की धारा 44, बी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया की धारा 33, सी है सिविल प्रक्रिया की धारा 55, डी है सिविल प्रक्रिया की धारा 22। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तत्वों की प्रासंगिकता किसके तहत निपटाया जाता है? ये है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, बी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, सी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, डी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 20। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है। ए है लेटर ऑफ क्रेडिट, बी है मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, सी है पे ऑर्डर, डी है ट्रेवलर चेक। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? ए है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल, बी है राज्य के सम्मानित राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति, डी है संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुबंध की परिभाषित की गई है। ये है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में, बी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में, सी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D में, डी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G में। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2015 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। ए है पुरुषों के साथ तालमेल का अधिकार, बी है अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, सी है अपने मृत पति के स्वाधिकृत कृषि भूमि का उत्तराधिकार, डी है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। ये है बच्चों की हिरासत, बी ऑप्शन है अस्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, सी है रखरखाव, और डी ऑप्शन है वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है। चार ऑप्शन है। ए है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(f), बी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(d), सी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(a), डी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(g। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक पहला है गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, दूसरा है गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है, तीसरा है गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है,
और चौथा, इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6, बी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 8, सी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 12, डी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 10। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपने पत्नी पर अधिनियम के तरह परिभाषित किए किसी भी प्रकार से तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वह ए है उसका कोई मतलब नहीं, बी है हस्तक्षेप योग्य होगा, सी है संयोजनीय है, डी है उपरोक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनसिट्रल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया। 4 ऑप्शन है, ये है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बी ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम MC मेहता, सी है टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ, डी है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 क्लॉज 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में है। ए ऑप्शन है पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, बी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलिप्स, टेलीग्राम या दूर संचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत कर सकता है, सी है दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लंघन मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के किस धारा के तहत किया गया है? 4 ऑप्शन है, ए है 7, बी है धारा 4, सी है धारा 20, डी है धारा 22। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, धारा 4। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप लोगों तक पहुंचता रहे।